जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। आज जो हमारा टॉपिक होगा हमारा पल्लव वंश। तो आज हमें पढ़ना है किसके बारे में? पल्लव वंश के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो वंश कौन सा है आज? पल्लव वंश, जिसके बारे में आज क्या करना हमें पढ़ना। चलो, कहां पर शासन कर रहा था ये पल्लव वंश? कांचीपुरम तमिलनाडु, ये क्षेत्र कांचीपुरम तमिलनाडु में शासन कर रहा था। कौन से वंश की बात कर रहे हैं? वंश कौन सा है? पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने स्थापना की थी 555 ईस्वी में। कौन से वंश की? पल्लव वंश की। बात आई समझ में? पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु, और उसने स्थापना की थी कब? 555 ईस्वी में। और कहां पर की थी? कांचीपुरम तमिलनाडु, ये क्षेत्र तमिलनाडु का, यहां पर की थी। तो कहां पर शासन कर रहे हैं? ये तमिलनाडु पर शासन कर रहे हैं। वंश कौन सा है? पल्लव वंश है। लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक की बात करेंगे हम, जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनकी बात करेंगे, जहां से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण शासक कौन है? महेंद्र वर्मन। कौन है? महेंद्र वर्मन। कब बना शासक? 590 ईस्वी में। महेंद्र वर्मन ने क्या किया? ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? दक्षिण भारत है। तो इसने क्या किया था? दक्षिण भारत में पहाड़ों को काटकर, किसे? यहां पर जो पहाड़ थे उन्हें काटकर, और क्या किया था इसने? मंदिर बनाने की परंपरा प्रारंभ की थी। पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाने की परंपरा प्रारंभ की थी। किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। बात बताओ समझ में आ गई क्या? ठीक है, महेंद्र वर्मन ने जो है कहां पर? दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या किया? पहाड़ों को काटकर, और किसकी परंपरा प्रारंभ की? मंदिर बनाने की परंपरा प्रारंभ की थी। किसने की थी? ये महेंद्र वर्मन ने की थी। कब बना शासक? 590 ईस्वी में शासक बना था। किस वंश की बात कर रहे हैं हम? पल्लव वंश की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। इसके जो उपनाम थे, किसके? महेंद्र वर्मन के। इसके उपनाम थे चित विचित्र, चैत्यकारी, चैतकारी। ये क्या थे? इसके महेंद्र वर्मन के उपनाम थे। बात बताओ समझ में आ गई क्या? तो महेंद्र वर्मन के अगर उपनाम की बात करें, उपनाम का मतलब किसी का रियल का नाम है, उसके अलावा भी उसके नाम है, तो ये उपनाम होते हैं चित विचित्र, चैत्यकारी और चैतकारी। किसके नाम है? महेंद्र वर्मन के। महेंद्र वर्मन को क्या करा था? क्योंकि चालुक्य नरेश ने इसे पराजित कर दिया था। और चालुक्य नरेश कौन था? पुलकेशिन सेकंड। केशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने, मैंने तुम्हें पहले बताया था, हर्षवर्धन को भी पराजित किया था इसने। और इसने जो है इसे भी पराजित कर दिया था। किसे? महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। किसने? पुलकेशिन सेकंड ने। बात बताओ इतनी समझ में आ गई? ठीक है, पल्लव वंश संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। कब की? 55 ईस्वी में स्थापना। कहां पर? कांचीपुरम तमिलनाडु। उसके बाद महत्वपूर्ण शासक कौन आता है? महेंद्र वर्मन। कब शासक बना? 590 ईस्वी में। ठीक है, 590 ईस्वी में शासक बनने के बाद इसने क्या किया? दक्षिण भारत में पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाने की परंपरा प्रारंभ की। इसके कुछ उपनाम है चित विचित्र, चैत्यकारी, चैतकारी। और इसे जो पराजित किया था, किसने किया था? पुलकेशिन सेकंड ने किया था। किसे? महेंद्र वर्मन को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। इतनी बात बताओ समझ में आ गई क्या? उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है, शासक कौन है? नरसिम्हा वर्मन। कब बना शासक? 630 ईस्वी में। कब बना था? 630 ईस्वी में शासक बना था। कहां पर शासन कर रहे? कांचीपुरम तमिलनाडु। ठीक है,
शासक बनने के बाद इसने क्या किया कि इसने जो है नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया युद्ध में। पुलकेशिन सेकंड को क्या कर दिया, पराजित किया। और पराजित करने के बाद इसने एक उपाधि धारण की। उपाधि क्या थी, मम्मल या मम्मल, वातापी कोंड, ये इसने उपाधि धारण की। किसने, नरसिम्हा वर्मन ने। उपाधि धारण की थी किस उपलक्ष्य में, किस, पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया। पराजित करने के बाद, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड ने किसे पराजित कर दिया था, महेंद्र वर्मन को, और इसे पराजित करने के बाद क्या करा इसने, मम्मल या वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ये ध्यान रखिए, प्रथम है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड भी है, ठीक है। तो ये उपाधि धारण की थी, किसने करी थी, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने करी थी। इतनी बात बताओ, समझ में आ गया। इसने क्या करा, यहां तमिलनाडु में महाबलीपुरम, किसने, नरसिम्हा वर्मन ने महाबलीपुरम की स्थापना की थी। और यहां महाबलीपुरम में रथ और किसके, मंडप, रथ में मंडप प्रकार के मंदिरों क्या की स्थापना की, किसने की, किसकी बात करें हम, नरसिम्हा वर्मन की। नरसिम्हा वर्मन के शासनकाल में यहाँ, ये दक्षिण भारत है, तो यहाँ यात्री आया था, चीनी यात्री था। यात्री कौन आया था, ह्वेनसांग। चीनी यात्री कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। ये दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था। यह तो था तब किस समय, जब हर्षवर्धन शासन कर रहा था, इसके बारे में हमने बताया तुम्हें। लेकिन जैसे ही उसके समय में आया था, ये दक्षिण भारत भी आया था। किस लिए आया था, दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था। कौन आया था, हम किसकी बात कर रहे, ह्वेनसांग की। बात बताओ, समझ में आ गया, ठीक है। अब रथ और मंडप प्रकार के जो मंदिर थे, कहाँ स्थापना की इसने, महाबलीपुरम में। तो रथ प्रकार के जो मंदिर थे वे कौन कौन से थे, उनकी बात कर लें। रथ प्रकार के मंदिर, तो रथ प्रकार के मंदिर में कौन कौन से थे, धर्मराज रथ, रुक जाओ थोड़ा सा, धर्मराज रथ, और कौन सा, भीमरथ रथ हैं भाई, मंदिर थे। भीमरथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, ठीक है। ये रथ थे, धर्मराज था, भीमरथ था, अर्जुन था, नकुल था, सहदेव था और द्रौपदी था। इनमें जो सबसे छोटा रथ था, सबसे छोटा वो कौन सा था, और द्रौपदी रथ था। बात बताओ, समझाएंगे। ये मंदिरों की स्थापना की थी। ये अलग अलग मंदिर थे, अलग अलग नाम थे, धर्मराज, भीमरथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। ये मंदिर की स्थापना की थी। और स्थापना किसने की थी, नरसिम्हा वर्मन ने की थी। कहाँ पर, महाबलीपुरम में। बात बताओ, समझ में आ गई। मंडप प्रकार के भी मंदिर थे, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है, कौन आता है, राजसिम्हा वर्मन। राजसिम्हा वर्मन कब बना शासक, 700 ईस्वी में। देखो ईस्वी सन तो इनके पूछते नहीं इतने, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें याद होना चाह। तो अब शासक कौन है, महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं हम, राजसिम्हा वर्मन है। राजसिम्हा वर्मन ने यहाँ कहाँ पर, कांचीपुरम तमिलनाडु में। कांचीपुरम तमिलनाडु में किसने, राजसिम्हा वर्मन ने मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका नाम है राजसिम्हा सीमा, या हम कह सकते हैं कैलाशनाथ। बात एक है, क्योंकि अपने नाम भी आता है इसका, राजसिम्हा के नाम से या कैलाशनाथ के नाम से मंदिर बनवाया था। कहाँ बनवाया था, कांचीपुरम तमिलनाडु में। बात आ गई क्या समझ में, ठीक है। और इसने क्या कराया, यहाँ पर महाबलीपुरम में
पुरम में तटीय शिव मंदिर का निर्माण कराया। किसका? तटीय शिव मंदिर का भी निर्माण कराया था। किसने कराया था? ये राजसिम्हा वर्मन ने कराया था। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और कौन से मंदिर का? ईश्वर मंदिर का निर्माण कराया। मुकुंद मंदिर का निर्माण कराया। किसने कराया था? ये राजसिम्हा वर्मन ने, ठीक है। रिपीट मार ले एक बार। पल्लव वंश, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। कब की स्थापना? 555 ईस्वी में। उसके बाद महत्वपूर्ण शासक कौन आया? महेंद्र वर्मन प्रथम। कब बना शासक? 590 ईस्वी में। महेंद्र वर्मन ने दक्षिण भारत में, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, दक्षिण भारत में पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाने की परंपरा प्रारंभ की। किसने बात कर रहे? महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन के कुछ उपनाम थे, चित विचित्र, चैत्यकारी और चैतकारी। लेकिन महेंद्र वर्मन को किसने पराजित कर दिया? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया? इसे युद्ध में पराजित कर दिया। और उसके बाद शासक कौन आ जाता है? नरसिम्हा वर्मन प्रथम है। नरसिम्हा वर्मन प्रथम बनने के बाद शासक सबसे पहला ये कार्य करता है, पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर देता है। करने के बाद वो एक उपाधि धारण करता है, मम्मल या वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। कौन? नरसिम्हा वर्मन प्रथम। नरसिम्हा वर्मन ने महाबलीपुरम में मंदिरों की स्थापना की। कौन कौन से? रथ थे और मंडप प्रकार के मंदिर थे, क्योंकि महाबलीपुरम की भी स्थापना नरसिम्हा वर्मन ने ही की थी। रथ प्रकार के जो मंदिर थे कौन कौन से थे? अलग अलग रथ है, मैंने अभी बताया। युधिष्ठिर, या हम कह सके धर्मराज रथ है, अर्जुन है, भीम रथ है, नकुल रथ है, सहदेव रथ है, और सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ। और इसके शासनकाल में ही दक्षिण भारत की यात्रा पर कौन आया था? ह्वेनसांग चीनी यात्री दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था। बात आई समझ में? उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है राजसिम्हा वर्मन। कब बना शासक? 700 ईस्वी में। इसने क्या किया? राजसिम्हा या कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ कराया? कांचीपुरम तमिलनाडु में कराया। और इसने जो है यहाँ पर ही तटीय कौन से शिव मंदिर का निर्माण भी कराया था महाबलीपुरम में। वो कांचीपुरम में कराया था, ये कराया था महाबलीपुरम में। और भी मंदिर का निर्माण कराया। कौन से? ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर का निर्माण कराया था। बात बताओ समझ में आ गई क्या? पल्लव वंश थारा समाप्त, इति समाप्ति। ठीक है दोस्तों, भाई जैसा भी समझ में आ रहा कमेंट करके बता दे करो। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ। अगर चैनल पर अगर तुम न्यू हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। और चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो कोई जरूरत है नहीं। वीडियो को लाइक कर दे करो, शेयर कर दे करो और कमेंट कर दे करो। भाई शेयर का ये फायदा है कि थोड़ा सा दूसरों का भी प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अपना भला तो सबका भला, ये ना सोचो। दूसरों का भला तो अपना का भला तो अपने आप हो जाए, ठीक है। और थोड़ा सा भाई पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। लॉकडाउन चल ही रहा, फ्री हो, काम कुछ है नहीं, है तो नहीं, थोड़ा घना है। और फिर रात तो अपनी है ही, ठीक है। रात को पढ़ो, खूब पढ़ो, हिम्मत करके पढ़ो। और दिन में भी पढ़ो भाई, दिन में भी क्या इतना काम हो रहा है, अब तो काम तो फ्री हो, मेहनत करो, कहीं ना कहीं थारा सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, आपके माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपके सिलेक्शन से, क्योंकि उनके मन से पूछो कि कितना दुख हुआ अगर तुम्हारा कहीं नंबर नहीं आता नौकरी में। तो इसलिए भाई मेहनत करो, अपने माँ बाप का सपना भी साकार करो तुम, ठीक है। और मेहनत इतनी करो कि बस 2022 लो, ज्वाइनिंग आ जा हमारा, ठीक है। क्योंकि अभी तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, स्थिति ऐसी चल रही, लेकिन एग्ज़ाम होगा ज़रूर, ठीक है। तो इसलिए जो है भाई, थारे से ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप को परेशानी है। जब तुम्हारा नंबर नहीं आता तो वे तुम्हें महसूस भी नहीं होने देते कि उन्हें कितनी परेशानी हुई। वो नज़रअंदाज कर दें जिससे तुम्हें परेशानी ना हो, ठीक है। लेकिन उन्हें बहुत परेशानी होती है जब उनका तुम्हारा नंबर नहीं आता। चले गए हम मेहनत के लिए, मेहनत कर रहे, नॉर्मल फॉर्म भर दिया, भरने के बाद पेपर देने चले गए, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में जब हमने मेहनत ही नहीं करी, तुम्हारा नंबर कहाँ से होगा, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो। अगर हम मेहनत करते तो हमारा नंबर 100% आता, लेकिन हमने ऐसी मेहनत नहीं करी कि हमारा नंबर ही नहीं आया। अगर मेहनत करते, कभी मेहनत थारी जो है व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन जब हमने पढ़ा ही नहीं, हमें पता रीजनिंग, मैथ, हिंदी जो भी थारे सिलेबस के अनुसार जो भी आ रहा, जब हम वहाँ करके नहीं आ रहे तो नंबर कहाँ से आ जाएगा। फिर दूसरे में दोष निकालना शुरू कर दें कि यार मुझे माहौल अच्छा नहीं मिला, या मुझे काश मैं कोचिंग लगा लेता, अगर कोचिंग लगा लेता तो मेरा काम हो जाता, यार मुझे अगर अच्छी किताबें मिल जाती तो मेरा काम हो जाता। तो ये दूसरों को दोष देना छोड़ दो, दूसरे पे बात डाल दी, अपना बचाव कर लिया। तो मेहनत करो, ये ना सोचो कि भाई
ऐसे काम चल जाएगा। कब तक चलेगा, कब चलने का नहीं ज़्यादा दिन, ठीक है। क्योंकि हमारा काम क्या हो रहा कि नंबर नहीं आया। पापा जी मेहनत तो बहुत करी थी पर नंबर नहीं आया। असलियत में पापा जी अगर मैं कोचिंग कर लेता तो मेरा नंबर आ जाता, और मुझे माहौल नहीं मिला, माहौल मिल जाता तो मेरा नंबर आ जाता। ये हमारे बहाने हैं अपना बचाव करने के लिए बनाए गए, ठीक है। मेहनत अगर हम करते तो हमारा नंबर जरूर आता। हमने ऐसी मेहनत नहीं करी जो हमारा नंबर नहीं आया। अगर हम ऐसी मेहनत करते तो हमारा 100% नंबर आता। आया इसलिए नहीं जी हमने टाइम पास करा, कोचिंग में गए लेकिन कोचिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं समझी, घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं समझी, माँ बाप ने कहा पढ़ ले तो गुस्सा आया। तो इसलिए भाई मेहनत करो, कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लगे रहो मेहनत में, फिर कह रहा कभी विफल नहीं जाती और न जाने की कभी विफल, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पढ़ो पढ़ो, मेहनत इतनी करो कि नौकरी एक नहीं कितनी मिल जाए तुम्हें, ठीक है। दोस्तों मेरी बात पर गौर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।